गुड आफ्टरनून, वेलकम टू टीसीएस एकेडमी। टीसीएस एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको याद दिला दें कि हम जब आपकी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड की परीक्षा में जो सीरीज हम लेके आए थे आपके सामने, जो श्रृंखला लेके आए थे एमसीक्यूज की, एमसीक्यू डिस्कशन जो हम लोग अपना कंटिन्यू कर रहे थे, उसी श्रृंखला में आज हम दूसरा टॉपिक लेकर आए हैं। वो है आपका मार्केट स्ट्रक्चर। मतलब अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने समझा होगा कि मार्केट के कितने प्रकार होते हैं। मतलब जो हमारी मार्केट होती है, जैसे कि मोनोपोली, डुओपोली, ओलिगोपोली, ये सब मार्केट के तरीके होते हैं। इनको हमने समझा था। अगर आपने नहीं समझा है तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्वेश्चन सॉल्व करवाते करवाते आपको उन चीज़ों के कंसेप्ट का थोड़ा सा नॉलेज देंगे, ब्रीफ में आइडिया देंगे आप लोगों को, ताकि आप लोगों को ये जो क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे दिए हुए हैं ये आप इसको आसानी से कर पाएं। और एग्जाम में जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर हो या फिर वो स्क्रीन हो जिस पे आपका क्वेश्चंस होता है, तो आपको डरने की कोई वैसी बात ना लगे, आप आराम से वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएं। आप जब हमारे साथ हमारे पेड बैच में जुड़ेंगे तब आपको इस पे और डिटेल में काफ़ी कुछ नॉलेज मिलेगी। फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि आपके बोर्ड पे दो लैंग्वेजेस में क्वेश्चन है, इंग्लिश और हिंदी। बाइलिंगुअल क्वेश्चंस हैं। जो हिंदी वाले छात्र हैं वो हिंदी वाला सेक्शन देखेंगे, और जो अंग्रेजी माध्यम के छात्र हैं वो अंग्रेजी वाला क्वेश्चन देखेंगे और सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं बता दूं कि मार्केट 4 तरीके के होते हैं। कुछ बुक्स में, कुछ किताबों में 4 से 5 तरीके की मार्केट गिवन होती हैं, दी रहती हैं। वो कौन से 4 प्रकार हैं? पहला है आपका परफेक्ट, फिर दूसरा है आपका मोनोपोली, फिर तीसरा है आपका डुओपोली, या फिर चौथा है ओलिगोपोली, और फिर तो क्या है आपका मोनोप्सनी या फिर मोनोपोलिस्टिक। इसको आप मार्केट के तरीके कह सकते हैं या फिर टाइप्स ऑफ कंपटीशन कह सकते हैं। ये आपने अगर 12th तक ये काफ़ी डिटेल में बुक्स में गिवन होता है। सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड जो भी है उसमें डिटेल में गिवन होता है। फिर ग्रेजुअली जैसे जैसे आप अपनी ग्रेजुएशन उसमें जाते हैं तब इसका सेक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन कंसेप्ट आपका सेम रहता है कि मोनोपोली में कितने बायर होते हैं, डुओपोली में कितने सेलर होते हैं। ये सब जो सेलर, बायर, एंट्री, एग्जिट, ये सब की जो कंडीशंस होती हैं, ये सब की जो फैक्ट्स होते हैं, ये सब लगभग आपके सेम रहते हैं। इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का बाजार संरचना नहीं है? Which of the following is not a type of market structure? देखिए, पहला ही क्वेश्चन आपका आ गया कि इनमें से कौन सा एक मार्केट स्ट्रक्चर नहीं है। अभी मैंने आपको बताया कि कितने तरीके की मार्केट होती है और उनमें कौन सा एक मार्केट स्ट्रक्चर नहीं है। चलिए देखिए, कॉम्पिटिटिव, मोनोपोली, ओलिगोपोली, परफेक्ट कॉम्पिटिशन या फिर ऑल ऑफ द अबव आर द टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। जाहिर सी बात है, पहला ही मैंने आपको बताया कि कॉम्पिटिटिव मोनोपोली एक मार्केट स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि आपकी ओलिगोपोली और परफेक्ट कंपटीशन एक तरीके के मार्केट स्ट्रक्चर होते हैं। ओलिगोपोली में कितने सेलर होते हैं, कितने बायर होते हैं, ये सब आप लोग जानते होंगे। जो नहीं जानते हैं वो हमारे साथ जुड़े रहें। हम लोग जब पेड बैच लॉन्च करेंगे या फिर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको उसमें काफी डिटेल में चीजें समझाई जाएंगी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए, इफ अ मार्केट डिमांड कर्व फॉर कमोडिटी हैज अ नेगेटिव स्लोप देन द मार्केट स्ट्रक्चर मस्ट बी। अब देखिए, बात यहाँ पे आ गई है आपके स्लोप की, यानी कर्व की। अगर आपने हमारे साथ डिमांड और उसके कर्व को साथ में पढ़ा था तो आपको समझ में आया होगा कि जो डिमांड का कर्व होता है वो नेगेटिवली स्लोपिंग होता है, और साथ में साथ जो आपके मार्केट के स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका भी एक क्या कहते हैं, एक मार्केट कर्व होता है, एक डिमांड कर्व होता है, एक सप्लाई कर्व होता है, उनका एक अलग सेगमेंट होता है। ये हम लोग ने पढ़ा था साथ में। ठीक है, चलिए मिट गया है। अब क्वेश्चन का जवाब देखिए। पहले इसमें ऑप्शंस पढ़ते हैं। परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, द मार्केट स्ट्रक्चर कैन नॉट बी डिटरमाइंड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन। यदि किसी वस्तु के लिए बाजार मांग वक्र का ढलान नकारात्मक है तो बाजार की संरचना कैसी होनी चाहिए? मतलब ये जो आपका कर्व है ये नेगेटिवली स्लोपिंग है, तो आपकी मार्केट स्ट्रक्चर
कौन सा होता है। मतलब अगर डिमांड कर्व किसी मार्केट का नेगेटिवली स्लोपिंग है तो आपका वो कौन सी बाजार व्यवस्था होती है या फिर कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर होता है। इसका जल्दी से आंसर दीजिए। इसका आंसर होना चाहिए मार्केट स्ट्रक्चर कैन नॉट बी डिटरमाइंड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन। क्यों? क्योंकि सिर्फ नेगेटिवली स्लोपिंग डिमांड कर्व है अगर, तो हम सिर्फ इस बात से उस मार्केट स्ट्रक्चर को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, हमें और भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, जैसे कि कौन से फैक्टर्स हैं जो वो मार्केट में इफेक्ट करें, कौन से कितने नंबर ऑफ बायर्स हैं, कितने नंबर ऑफ सेलर्स हैं, किस तरीके का प्रोडक्ट वो सेल करते हैं या किस तरीके के प्रोडक्ट में उनकी वो हायर परचेज सिस्टम चलता है, मतलब वो कौन सी कमोडिटीज में डील करते हैं। हमें ये सारी जानकारी हमें चाहिए होती है ताकि हम समझ पाए कि हमारा मार्केट स्ट्रक्चर आखिर कौन सा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन, if a firm sells its output on a market that is characterized by many sellers and buyers, a homogeneous product, unlimited long run resource mobility and perfect knowledge, then the firm is। अब देखिए, कई बार बच्चों को ये डर लगता है कि मैम हमें अगर क्वेश्चन में याद नहीं रहा कि कितनी तरीके की मार्केट होती है, या फिर अगर हमें मार्केट के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं याद रहे तो हम कैसे सवाल करेंगे। कई बच्चों के मन में डर आता है। देखिए, नॉर्मल सी बात है, एग्जाम में डर होना लाजमी है, घबराहट होगी, प्रेशर होगा, एंजाइटी होगी, परफॉर्मेंस प्रेशर आ जाता है। लेकिन मैं बता दूं, अगर आपके एग्जाम्स में आ जाता है तो ये यकीन रखिए कि ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। मतलब क्या है कि आपको क्वेश्चन में बाय डिफॉल्ट, मतलब जो एग्जामिनर है उन्होंने क्वेश्चन सेट करके दिया होगा कि आपको क्वेश्चन में पढ़ के समझ में आए कि किस कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात हो रही है। मतलब जैसे कि मैंने कहा कि परफेक्ट कंपटीशन की बात हो रही है, मैंने आपसे कहा उसमें जो है फ्री एंट्री और एग्जिट है। मुझे पता है कि परफेक्ट कंपटीशन में फ्री एंट्री और एग्जिट है, लेकिन चांस की बात है आपको एग्जाम में नहीं याद आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में ऐसे ही फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपके दिए रहेंगे। तो आपको क्या करना है, बस थोड़ा सा धैर्य रखना है, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, एक दो रीडिंग मारनी है, जो भी आपका 15-20 सेकंड का जो भी आपका टाइम लग रहा है रीडिंग मारनी है। उस रीडिंग से आपको क्या पता चल जाएगा, एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ, ये आखिर जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं ये किस मार्केट की बात हो रही है। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे बात हो रही है many sellers and buyers, homogeneous product, unlimited long run resource mobility, perfect knowledge, then the firm is, then the market is। किस मार्केट की बात हो रही है यहाँ पे? परफेक्ट कंपटीशन की बात हो रही है, क्योंकि मैंने बताया परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, होमोजेनियस प्रोडक्ट होते हैं, फ्री एंट्री और एग्जिट होती है। मतलब क्या है कि अगर आपको मार्केट के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स याद हैं तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस कर सकते हैं। नहीं भी याद है तो भी आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा कि किस मार्केट स्ट्रक्चर या किस कंपटीशन की यहाँ पे बात हो रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, परफेक्ट कंपटीशन। एन है यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन आपका कहता है यदि कोई फर्म अपना उत्पादन ऐसे बाजार में बेचती है जिसमें एक एकल विक्रेता, कीवर्ड्स पे ध्यान रखिए, एकल विक्रेता और एक सजातीय उत्पाद के कई खरीदार होते हैं। देखिए, एकल विक्रेता और कई खरीदार, क्या वर्ड है? सिंगल सेलर और मल्टीपल बायर्स, जिसके लिए दीर्घकालिक संसाधन गतिशीलता के लिए कोई करीबी विकल्प और बाधाएं नहीं है, तो फर्म क्या है? अब देखिए, फिर से वही बात हो गई। मैंने क्या बताया कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको क्वेश्चन में गिवन रहेंगे, आपको बस धैर्य रखना है, आराम से क्वेश्चन पढ़ने हैं और ये समझना है कि वो किस फर्म की बात कर रहे हैं या फिर वो कौन से मार्केट की बात कर रहे हैं, कौन से कंपटीशन की बात कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, यहाँ पे जो आपका वर्ड है ना कि
फर्म है, कंपटीशन है, मार्केट है, ये सब आपको अदल बदल के आपके क्वेश्चंस में गिवन रहेंगे। तो आपको क्या करना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि मैम हमने तो मार्केट पढ़ा था, ये फर्म आ गया, अब हम इसको कैसे सॉल्व करें। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको वही क्या कहते हैं, वही तरीका लगाना है, वही ट्रिक लगानी है जो आपने पढ़ी है। आंसर आपका सही होगा। फर्म, मार्केट, इंडस्ट्री, कुछ भी लिखा हो, आपको सिर्फ किस पे ध्यान रखना है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पे ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया एकल विक्रेता और कई खरीदार। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका फोर्थ का, इसका फोर्थ का आंसर हो जाएगा आपका डी, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसको मैं थोड़ा सा मिटा दूं। क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक, यदि कोई फर्म अपना उत्पादन ऐसे बाजार में बेचती है जो कई विक्रेताओं और खरीदारों, एक विभेदित उत्पाद और असीमित दीर्घकालिक संसाधन गतिशीलता की विशेषता है, तो फर्म क्या होगा। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, लेकिन आपको ये अभी समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन रिपीट कैसे हुआ है। क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्योंकि क्वेश्चन ने कई हद तक अपने जो वर्ड्स हैं उसको रिपीट किया है। इनफैक्ट वो जो लैंग्वेज होती है ना क्वेश्चन की, वो भी कई बार एग्जामिनर्स क्या करते हैं, अदल बदल देते हैं, लेकिन मतलब उन वर्ड्स का वही होता है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से नोट्स रिवाइज करे हैं, आपने अच्छे से क्या कहते हैं, वो जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं उनको अच्छे से समझा है, अपने समझने की कोशिश करिए, खुद के नोट्स बनाए हैं, एग्जाम्पल से समझा है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। जस्ट इसका पहला वाला ही था, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। क्योंकि देखिए मेनी सेलर्स बायर्स डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स अनलिमिटेड लॉन्ग रन रिसोर्स मोबिलिटी, ये क्या है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं किसके, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के। देखिए मैं आपको फिर कह रही हूं, आपको बस जो मार्केट के फीचर्स होते हैं वो हार्डली मतलब 4-5 पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, जब मैं पढ़ती थी तो मैं ऐसे ही पढ़ती थी कि जो 4-5 बेसिक फीचर्स होते हैं, जो डिफरेंशिएशन के फीचर्स होते हैं, उनको मैं क्या करती थी, टेबल बना के ऐसे रख लेती थी ताकि मुझे समझने में आसानी हो कि अगर क्वेश्चन पूछ ले कि परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोली से कैसे डिफरेंट है, तो आपको पता होना चाहिए। आप ऐसे कीवर्ड, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स बना के अपने पास स्टिकी नोट्स लगा लीजिए, या फिर जहां पे आप पढ़ रहे हैं वहां पे ऐसे पेस्ट कर लीजिए, ताकि जब आप उसको बार बार देखोगे, बार बार समझोगे, तो आपको ये सारे फीचर्स याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, if a firm sells its output on a market that is characterized by few sellers and many buyers and limited long run resource mobility, then the firm is, देखिए फिर वही बात है कि क्या आपसे क्वेश्चन में कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स गिवन है, आपको बस क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि वो आखिर कौन सा मार्केट कंडीशन है, या फिर कौन सी फर्म है, कौन सी इंडस्ट्री है, कौन सी कंपटीशन है, ये आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। एक तरीका, एक देखिए, ये एक तरीका हो सकता है कि अगर आप पीवाईक्यूज लगा रहे हैं, आप हमारे साथ भी पीवाईक्यूज लगाते हैं, तो आपको ये कैसे पता चलेगा, मतलब आप क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आप क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स उसमें देखते चले आ रहे हैं कि अच्छा ओलिगोपोली में ये था, मोनोपोली में ये था, डुओपोली में ये था। तो आपकी क्या हो रही है, एक साइड बाय साइड तैयारी भी हो रही है। अगर आपने कभी वो नोट्स अपने खुद से नहीं बनाए हैं, तो आप अब मौका है, अब उसको आराम से पढ़ने की कोशिश करिए, आराम से उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 वाले का, एंड ओलिगोपोलिस्टिक, या फिर एक ओलिगोपोली मार्केट कंडीशन ऐसी होती है जिसमें क्या होते हैं कि फ्यू सेलर्स होते हैं, मेनी बायर्स होते हैं और लिमिटेड लॉन्ग रन रिसोर्स मोबिलिटी होती है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक, चलिए
6 हो गया ना। अब आपके आता है 7th क्वेश्चन। थोड़ा सा इसको रब कर देते हैं। अब क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आराम से क्वेश्चन पढ़िए और कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे। इफ वन perfectly competitive firm increases its level of output then the market supply, मतलब क्या पूछा है यहाँ पे कि एक परफेक्ट कंपटीशन की फर्म है जो अपनी क्या करती है, मार्केट क्या कहती है, जो अपनी आउटपुट का लेवल है वो बढ़ा देती है। मतलब जो आउटपुट वो यूजुअली प्रोड्यूस करती थी, मान लीजिए 10 यूनिट, उसने बढ़ा के अब कर दी है 15 यूनिट, या मान लीजिए उसने कर दी है 20 यूनिट्स। तो अब वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि जो मार्केट सप्लाई है, मतलब जो मार्केट में सप्लाई जाती है, डिमांड और सप्लाई होते हैं फोर्सेस। मैंने आपको डिमांड पढ़ाई थी, मैंने आपको सप्लाई पढ़ाई थी। तो मैंने पूछा कि मार्केट सप्लाई का क्या रिजल्ट होगा, मतलब ये जो लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ा है तो इसका क्या रिजल्ट होगा, किस पे, आपके मार्केट सप्लाई पे। आंसर बताइए इसमें जल्दी से क्या होगा। इसका आंसर होगा कि मार्केट प्राइस विल बोथ रिमेन, मार्केट सप्लाई एंड मार्केट प्राइस विल बोथ रिमेन कांस्टेंट। क्या आंसर होगा इसका, मार्केट सप्लाई एंड मार्केट प्राइस विल बोथ रिमेन कांस्टेंट। क्यों भाई, क्योंकि देखिए उसने अपनी आउटपुट बढ़ाया है, उसने क्या है, अपना आउटपुट बढ़ाया है, यानी जरूरी नहीं है कि वो अपना सप्लाई भी बढ़ा दे। हो सकता है कि वो अपने आउटपुट से ही ज्यादा, मतलब अपनी सप्लाई बढ़ाए बिना ही ज्यादा क्या कहते हैं, प्रॉफिट एक्यूमुलेट करना चाहता हो बिना अपनी सप्लाई बढ़ाए। तो ये भी एक कंडीशन हो सकती है। मल्टीपल कंडीशंस होती हैं, ये आपको समझने की जरूरत है। फिलहाल मैं आपको ये बस छोटा सा बात ये बता दूं कि अगर एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है, मतलब एक परफेक्ट कंपटीशन वाला मार्केट है और उसने अपनी क्या है, क्या आउटपुट बढ़ाया है, तो मार्केट सप्लाई और मार्केट प्राइस दोनों कांस्टेंट रहेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बात क्या आती है, नंबर ऑफ सेलर्स। मैंने बताया था परफेक्ट कंपटीशन में कितने नंबर्स ऑफ सेलर्स हो, कितने नंबर्स ऑफ बायर्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। होता क्या है कि अगर मान लीजिए आपने अपनी प्राइस बढ़ा दी, आप एक फर्म है ए, आपने अपनी प्राइस बढ़ा दी, अब कस्टमर क्या करेगा, क्योंकि भाई लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं, आपने अपनी फर्म की प्राइस, मतलब प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा दी, तो जो बायर है वो आपके पास अब नहीं आएगा, वो स्विच कर जाएगा बी के पास, वो स्विच कर जाएगा सी के पास। तो होगा क्या कि आपको मेंटेन करना है अपना क्या, एक रेगुलर नॉर्मल प्रॉफिट जो आप अक्यूमुलेट करते हो, एक्वायर करते हैं, अगर आपको वो मेंटेन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मार्केट प्राइस को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, ताकि आपके जो बायर्स हैं वो स्विच ना कर पाए। ठीक है, समझ में आया। चलिए 8th क्वेश्चन देखिए। Which of the following market comes close to satisfying the assumptions of a perfectly competitive market structure? निम्नलिखित में से कौन सा बाजार पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार संरचना की धारणाओं को पूरा करने के करीब आता है। सॉरी, ठीक है, इसमें है शेयर बाजार, गेहूं या मक्का जैसी कृषि वस्तुओं का बाजार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का बाजार। उपरोक्त सभी पूर्ण प्रतिस्पर्धा की धारणाओं को संतुष्ट करने के करीब आते हैं। ये आपके ऑप्शंस हैं। ऑल ऑफ द अबव, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव कम क्लोज टू सैटिस्फाइंग द अजम्पशंस ऑफ अ परफेक्ट कंपटीशन। मतलब यहाँ पे क्या पूछा है आपसे, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन का जो मेन मोटिव क्या है पूछने का, वो आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन की परफेक्ट जो कंपटीशन होता है उसके क्या अजम्पशंस होते हैं, क्या धारणाएं होती हैं, वो आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। मैं फिर कह रही हूँ क्वेश्चन बेसिक से ही आता है, बस आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत पड़ती है। अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा तो ये क्वेश्चंस आप चुटकियों में हल कर लोगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑल ऑफ द अबव कम क्लोज टू सैटिस्फाइंग द अजम्पशंस ऑफ अ परफेक्ट कंपटीशन। ठीक, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्विच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन 9 क्या कहता है? यदि बाजार मूल्य सीमांत लागत के बराबर है और कीमत है तो एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी फर्म को उत्पादन कम कर देना चाहिए या अल्पावधि में बंद कर देना चाहिए। मतलब परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म की बात हो रही है। ठीक है, पहले तो क्वेश्चन तोड़ तोड़ के पढ़ना सीखिए। देखिए किसकी बात हो रही है यहाँ पे? परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म की बात हो रही है। उसको क्या करना चाहिए? जब उसकी क्या मार्केट प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, मतलब उसको क्या कर देना चाहिए? कॉम्पिटिटिव फर्म को अपना आउटपुट कम कर देना चाहिए या फिर वो फर्म ही बंद कर देनी चाहिए। जब उसकी शॉर्ट रन में मार्केट प्राइस उसकी क्या कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है। मतलब शॉर्ट रन लॉन्ग रन पढ़ा है आपने। क्या होता है? शॉर्ट रन में कुछ प्राइसेस होती हैं और लॉन्ग रन की कुछ प्राइसेस होती हैं। लॉन्ग रन में कुछ प्रॉफिट अक्वायर करने के तरीके होते हैं, शॉर्ट रन में कुछ प्रॉफिट अक्वायर करने के तरीके होते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि एक परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म है, उसको क्या करना चाहिए जब, देखिए उसको क्या करना चाहिए जब कंडीशन यहाँ पे दी है कि मार्केट प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। किसमें? शॉर्ट रन में। किसमें? शॉर्ट रन में। ठीक है। अच्छा एक चीज और है, लॉन्ग रन शॉर्ट रन में जो कॉस्ट होती हैं, जो प्राइसेस होते हैं, वो भी आपको अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। हम तो आपको पढ़ाएंगे ही, लेकिन आपको खुद से भी नोट्स प्रिपेयर करने की जरूरत है। इसमें क्या पूछ रहा है कि फर्म को क्या करना चाहिए? तो आपको क्या लगता है फर्म को क्या करना चाहिए? लेस देन एवरेज टोटल कॉस्ट, मतलब कि जब ये कंडीशन हो तब उसको एक और कंडीशन फॉलो करनी चाहिए। वो ये कंडीशन फॉलो करनी चाहिए कि जो मार्केट प्राइस और मार्केट कॉस्ट है, मतलब जो मार्जिनल कॉस्ट है, जो मार्केट प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट है, वो आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट से कम होनी चाहिए, तब जाके एवरेज टोटल कॉस्ट। अब देखिए क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएगा जब आपने टाइप्स ऑफ कॉस्ट पढ़ा होगा। अब टाइप्स ऑफ कॉस्ट शॉर्ट रन में अभी मैंने आपको बताया, लॉन्ग रन की कॉस्ट होती है क्या कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट होती है जिसको आप AFC ATC ये जो ग्राफ्स होते हैं ये सब आपको पढ़ने पड़ेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि कंडीशन क्या बन रही है कि जिसमें जो फर्म है वो अपनी मार्केट को बंद कर दे या फिर आउटपुट रिड्यूस कर दे। यहाँ पे अगर ये कंडीशन है तो ये कंडीशन इस कंडीशन को मैच करनी चाहिए कि मतलब ये जो मार्जिनल कॉस्ट है ये किससे कम होनी चाहिए? आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट से कम होनी चाहिए, तब जाके फर्म क्या है अपना ये बाजार को बंद करना या फिर आउटपुट रिड्यूस करने की बात को वो क्या करेगा? दिमाग में रखेगा, मतलब उसको कंसिडर करेगा। जब ये कॉस्ट आपकी क्या कहते हैं इसको बराबर में जब आपकी कॉस्ट आ जाएगी तब जाके वो अपना फर्म को बंद करने की सोचेगा। ठीक है, चलिए एक बार इसको रब कर देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैरियर टू एंट्री दैट टिपिकली रिजल्ट्स इन मोनोपोली। मतलब आपको भी पता है मोनोपोली में फ्री एंट्री और एग्जिट नहीं होती है, पता है, सबको पता होगा, नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मोनोपोली में फ्री एंट्री और एग्जिट नहीं होती। अब यहाँ पे पूछ क्या रहा है? वो आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा एक ऐसा फीचर है जो एक कारण बन जाता है मोनोपोली में फ्री एंट्री और एग्जिट का। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन आपको समझने पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, टफ टॉपिक है लेकिन इतना भी टफ टॉपिक नहीं है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा रब कर दें इसको ताकि आपको क्वेश्चन आसानी से विजिबल हो और आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। चलिए क्या आंसर होगा इसका? आंसर इसका आ रहा है सी, यानी प्रोडक्शन ऑफ द इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट रिक्वायर्स अ लार्ज इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। मतलब कि आपकी ये जो बैरियर टू एंट्री है ये कैसे बनती है? ये एंट्री का जो बैरियर है, अब देखिए एग्जिट एंट्री का बैरियर सबको पता है कि मोनोपोली है तो भाई सिंगल सेलर ही होता है। ठीक है, अब
ये मोनोपोली क्यों बन जाता है, मतलब ये कौन सा फैक्टर इसमें से है जो मोनोपोली बनाने के लिए क्या कहते हैं फोर्स करता है, या फिर कौन सी एक ऐसी बात है जो आपको अगर पूरी हो गई तो वो मोनोपोली की तरफ आपका मार्केट शिफ्ट हो जाएगा। कौन सी बात है? प्रोडक्शन ऑफ द इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट रिक्वायर्स लार्ज इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। मतलब एग्जाम्पल, कभी जब रेलवे का जब हम लोग एग्जाम्पल पढ़ते थे तो देखिए रेलवेज में क्या होता है कि रेलवे क्या बना रहा है, प्रोडक्ट उसका क्या है, ट्रेन है। अब नॉर्मल इंसान तो ट्रेन नहीं बना सकता ना, मतलब एक नॉर्मल बिजनेसमैन भी अगर होगा तो वो नॉर्मल बिजनेसमैन ट्रेन में इन्वेस्ट, मतलब इतना इन्वेस्ट नहीं करेगा कि वो पूरी रेलगाड़ी बना दे, रेलगाड़ी में जो डिब्बे होते हैं वो बना दे। डिब्बे बनाना एक अलग बात होती है, लेकिन पूरी आप रेलवे इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो, उसको संचालित कर रहे हो, वो करना एक अलग सी बात होती है। इसीलिए पहले हम लोग जब पढ़ते थे तो हम मोनोपोली में एग्जाम्पल पढ़ते थे रेलवे इंडस्ट्री का। क्यों? क्योंकि देखिए प्रोडक्शन ऑफ द इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट रिक्वायर्स लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट उसमें इतना ज़्यादा होता है कि बहुत ही कम लोग होते हैं जो उस इन्वेस्टमेंट को बेयर कर पाए, तभी जाके वो फैक्टर बनता है क्या, एंट्री के बैरियर का। क्योंकि भाई देखिए जाहिर सी बात है, अगर मैं उतना पैसा नहीं लगा पाऊंगी तो मैं उस मार्केट में क्यों ही जाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है भाई मैं मेरे पास उतने पैसे नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगी उस मार्केट में। उस मार्केट में वही जाएगा जिसके पास उतने पैसे होंगे। ठीक, क्लियर हो गया? चलिए इसको भी रब कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। Sorry, question number 11. In the short run, a monopolist will shut down if it is producing a level of output where marginal revenue is equal to short run marginal cost and price. अब देखिए फिर से वही बात, मार्जिनल प्राइस, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ये सब क्या है? ये सब आपकी कॉस्ट हैं जो आपको पढ़नी पड़ेंगी ताकि आप मार्केट स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे तब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सॉरी, तब तक के लिए आप लोग इसका आंसर मुझे बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा पहले मैं समझा ही देती हूँ कि क्वेश्चन में आखिर पूछा क्या है। देखिए बात यहाँ हो रही है किसकी? शॉर्ट रन की। मोनोपोलिस्ट है, ठीक है, किसकी बात हो रही है? शॉर्ट रन में मोनोपोलिस्ट की, मोनोपोली नहीं, मोनोपोलिस्ट की बात हो रही है किसमें? शॉर्ट रन में, कि वो अपनी जो मोनोपोलिस्ट विल शट डाउन इट्स इफ इट इज प्रोड्यूसिंग अ लेवल ऑफ आउटपुट वेयर MR इज इक्वल टू शॉर्ट रन MC। ये पढ़ा था आपने, MR इज इक्वल टू MC। तब प्राइस क्या होगी? अगर MR इज इक्वल टू MC है किसमें? शॉर्ट रन मोनोपोलिस्ट में, तब जो प्राइस है, ये जो प्राइस है ये क्या होगा? प्राइस तब क्या होगा? लेस देन एवरेज, लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब देखिए वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, ये सब क्या है? ये सब आपकी कॉस्ट होती हैं जो आप शॉर्ट रन में या फिर लॉन्ग रन में आपको बेयर ही करनी पड़ती है। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। क्या फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट का? वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है आपसे एवरेज, मतलब अगर MR इज इक्वल टू MC है तो प्राइस आपका क्या होगा? प्राइस आपका होगा लेस देन ABC, यानी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं ताकि हमारे बच्चों को प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चन पढ़ने में। 12th क्वेश्चन है, a natural monopoly refers to monopoly that is defended from direct competition by। आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा आपका A। क्या आंसर हो जाएगा इसका? A। इसका आंसर क्या हो जाएगा 12th का A। इकोनॉमीज ऑफ स्केल और ब्रॉड रेंज ऑफ आउटपुट। अच्छा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये सब भी आपके टॉपिक्स आते हैं, सब टॉपिक्स होते हैं, ये सब आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे। 13 देखिए, अच्छा 13 देखिए,
व्हेन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री इज इन लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑल फर्म्स इन द इंडस्ट्री। मतलब क्या पूछा है फिर से, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री की बात हुई है। यहाँ पे पूछा है कि अगर वो लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम पे है, किसमें, लॉन्ग रन में, शॉर्ट रन में नहीं, लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम पे है। इक्विलिब्रियम क्या होता है भाई, इक्विलिब्रियम वो कंडीशन होती है जहां पे डिमांड आपकी किससे मीट करती है, आपकी सप्लाई से। मतलब जितनी आपकी डिमांड है उतनी ही अगर आपकी सप्लाई है तो आपकी जो मार्केट कंडीशन है वो किस पे मानी जाएगी, इक्विलिब्रियम या फिर ई पॉइंट जो आप बनाते थे ना, ये आपकी डिमांड है, ये आपकी सप्लाई है, ये जो पॉइंट बनता था जिसपे ये मीट होती थी, इसको आप क्या कहते थे, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री की बात हो रही है किसमें, लॉन्ग रन में। क्या पूछा है कि बाकी फर्म्स ऑफ द इंडस्ट्री क्या होंगी, क्या होंगी, बाकी फर्म्स ऑफ द इंडस्ट्री क्या होंगी। देखिए कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे लिखा हुआ है, जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट अर्न करेंगी, प्रोड्यूस अ लेवल ऑफ आउटपुट वेयर शॉर्ट रन एमसी इज इक्वल टू शॉर्ट रन एटीसी, प्रोड्यूस अ लेवल ऑफ आउटपुट वेयर लॉन्ग रन एमसी इज इक्वल टू लॉन्ग रन एसी, या फिर ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे क्या है, ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर ये क्वेश्चन की मांग है, मतलब अगर क्वेश्चन में ये गिवन है तो आपको यहीं से आपका आंसर मिल जाएगा कि जो बाकी फर्म्स हैं लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में, बाकी ये कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में ये जो बाकी फर्म्स हैं आपकी, ये क्या होंगी, इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होंगे, ये सारे इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 14। शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म। इसमें पूछा है सप्लाई कर्व कैसा होगा शॉर्ट रन में परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म का कर्व पूछा है इसमें। क्या आंसर हो जाएगा इसका लॉन्ग रन होगा या फिर शॉर्ट रन होगा। देखिए इज इक्वल टू शॉर्ट लॉन्ग रन, मुझे लगता है यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे एक जगह यहाँ पे लॉन्ग रन आना चाहिए था, बट चलिए कोई बात नहीं, इसका आंसर हो जाएगा इक्वल टू द पोर्शन ऑफ, यहाँ पे होना चाहिए था लॉन्ग रन। देखिए अगर शॉर्ट रन सप्लाई कर्व की बात हो रही है तो फिर जो ये आपका मतलब शॉर्ट रन में, सॉरी थोड़ी सी माफी चाहती हूँ, थोड़ा सा बोर्ड में आज थोड़ा सा इशू है, बट कोई बात नहीं। हाँ, क्वेश्चन हमारा ये था, अब इसको यहाँ पे लॉक कर देते हैं स्क्रीन को। ठीक है, अब देखिए बात हो रही है यहाँ पे शॉर्ट रन में सप्लाई कर्व कैसा होगा, मतलब शॉर्ट रन में सप्लाई कैसा होगा। शॉर्ट रन में सप्लाई कर्व जो आपका होगा कैसा होगा, वो आपके किसके बराबर होगा, लॉन्ग रन सप्लाई कर्व के बराबर होगा। मतलब वो कर्व, मतलब शॉर्ट रन का कर्व किसके इक्वल होगा, किसके समांतर माना जाएगा, उस कर्व के समांतर माना जाएगा जो आपके लॉन्ग रन में बनता है। क्वेश्चन में आपके लॉन्ग रन नहीं है, क्वेश्चन में मिस्टेक है, कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे ऐसे काट देते हैं। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ इसका आंसर कि शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म किसके बराबर होगा, इक्वल टू द लॉन्ग रन कॉम्पिटिटिव फर्म। ठीक है, इसका ये आंसर होना चाहिए। 15 का देखिए, अब देखिए लॉन्ग रन सप्लाई कर्व ऑफ अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म, देखिए फिर वही आ गया भाई, अभी पूछा था शॉर्ट रन का, अब आपसे पूछ रहे हैं लॉन्ग रन का। इसमें क्या होगा, इज इक्वल टू द पोर्शन ऑफ द लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व दैट इज अबव द रेलिवेंट शॉर्ट रन ABC। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया कि शॉर्ट रन का कर्व कैसा होगा, बराबर होगा किसके, लॉन्ग रन के, और लॉन्ग रन का कर्व कैसा होगा, किसके बराबर होगा, शॉर्ट रन के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका A। ठीक है, चलिए 16 पे देखिए,
डेप्रिसिएशन ऑफ द यूएस डॉलर रिलेटिव टू द फॉरेन करेंसीज विल मेक। अब देखिए इसमें क्या है, क्या पूछा है इसमें भाई, इसमें पूछा है आपसे कि डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन होता है, एक करेंसी के डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन होता है, इसके भी टॉपिक होते हैं। इसको हम किस में पढ़ते हैं, फॉरेन मार्केट स्ट्रक्चर्स में पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं, फॉरेन मार्केट स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं। क्यों, क्योंकि भाई फॉरेन मार्केट, ये जो मनी मार्केट होता है, डिमांड का क्या कहते हैं आपके मनी का, डॉलर का ये जो डिमांड और सप्लाई होता है, इसको हम किस में पढ़ते हैं, अपने फॉरेन एक्सचेंज वाले मार्केट सेक्शन में पढ़ते हैं। जब हम पढ़ेंगे तो हम आपको और डिटेल में समझाएंगे। फिलहाल के लिए इसका आंसर हम समझते हुए चलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा यूएस एक्सपोर्ट लेस एक्सपेंसिव इन फॉरेन कंट्रीज। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यूएस एक्सपोर्ट्स लेस एक्सपेंसिव इन फॉरेन कंट्रीज। मतलब जो यूएस के एक्सपोर्ट्स होते हैं वो कहाँ एक्सपेंसिव होते हैं, मतलब कहाँ लेस एक्सपेंसिव होते हैं, मतलब कहाँ सस्ते होते हैं, फॉरेन कंट्रीज में सस्ते होते हैं। इंडिया के कंपैरिजन में अगर कोई कंट्री यूएस का सामान मंगाती है अपने पास, तो उसके लिए वो चीजें या एक्सपोर्ट करती है तो उसके लिए चीजें काफी सस्ती होती हैं इंडिया के कंपैरिजन में। ठीक है, 17 देखिए, अ मोनोपोलाइज्ड मार्केट इज इन लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम व्हेन, टाइपिंग मिस्टेक्स है थोड़ी सी, इग्नोर करिएगा। व्हेन और आ के बीच में स्पेस होना चाहिए। ठीक है, 17 का आंसर क्या होना चाहिए, 17 का आंसर होना चाहिए आपका ऑल ऑफ द अबव। मतलब zero economic profit is earned by monopolist, production takes place where price is equal to the long run marginal cost and long run average cost, मतलब AC। ठीक है, देखिए ठीक है, 17 का आंसर होना चाहिए आपका ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एटीन्थ क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा सा इसको रब कर दें, क्या हो गया, सॉरी थोड़ा सा ग्लिच हो गया था, उसके लिए सॉरी, माफी चाहते हैं। ओके, अब हम लोग सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। ठीक है, क्योंकि शायद बोर्ड थोड़ा सा वर्क नहीं कर रहा है, बट कोई बात नहीं, हम लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स पे फोकस करेंगे। चलिए, 18 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, मोनोपोलिस्ट प्रोड्यूसर्स। ये आपका क्वेश्चन गिवन है, ये ऐसे आते हैं आपके, थोड़े से प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से आपके क्वेश्चन आते हैं। 18 का आंसर हो जाएगा आपका क्या, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मोनोपोलिस्ट प्रोड्यूसर्स 14,000 यूनिट्स ऑफ आउटपुट and charges $14 per unit. Its marginal revenue is $8. Its marginal cost is $7 and rising its average total cost is $10. Its average variable cost is $9. मोनोपोलिस्ट को क्या करना चाहिए, मतलब देखिए अब क्वेश्चन आपको लगेगा कि भाई साहब ये क्या क्वेश्चन है, लेकिन देखिए क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल है। इसमें आपसे पूछा गया है कि मोनोपोलिस्ट को क्या करना चाहिए। ये सब कंडीशन गिवन है। ये क्या है, ये जो ऊपर की ये बहुत सारी ये लाइंस लिखी है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, कंडीशंस है। इसमें क्या पूछा गया है कि मोनोपोलिस्ट को करना क्या चाहिए। इसमें मोनोपोलिस्ट को क्या करना चाहिए, मोनोपोलिस्ट को अपना आउटपुट इंक्रीज कर देना चाहिए, विच विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन द फर्म्स पॉजिटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट। क्यों करना चाहिए, ये सब आपके डिस्कशन का टॉपिक है। आपके एक क्लास में आपको ये सब नहीं समझ में आएगा, लेकिन इस बात की मैं गारंटी देती हूँ, अगर आपने लग के हमारे साथ इसको अच्छे से पढ़ लिया तो ये क्वेश्चंस आपके लिए एकदम हलवा हो जाएंगे। आप इसको देखते ही सॉल्व कर दोगे। फिलहाल के लिए आंसर क्या होना चाहिए इसका, इंक्रीज, ये मोनोपोलिस्ट को क्या करना चाहिए, अपना आउटपुट इंक्रीज कर देना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये सब
क्या है, ये सब प्रॉफिट दर्शा रहा है, ये सब जो लाइंस गिवन है ये सब क्या दिखा रही है, ये सब दिखा रही है कि उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19th, which of the following types of firm is likely to be a monopolistic competitor? नॉर्मल क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेस्टोरेंट, लोकल टेलीफोन कंपनी, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर या फिर रेस्टोरेंट। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटर का एग्जांपल क्या हो सकता है, रेस्टोरेंट हो सकता है। क्यों होगा, ये आपको तब समझ में आएगा जब आपको ये पता होगा कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या फिर उसके क्या फीचर्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट? डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, होमोजीनियस प्रोडक्ट, हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट, ये सब क्या होता है? देखिए, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट आपके वो प्रोडक्ट होते हैं जो बाकी सारे प्रोडक्ट से अलग होते हैं। ये तो भाई नॉर्मल सी बात है, नाम से ही समझ में आ रहा है। और होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं जिसमें कि 19-20 का अंतर आपके पास हमेशा रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, फल हैं, ठीक है, आपके सिट्रस फ्रूट्स हैं। अब सिट्रस फ्रूट्स में आपके ऑरेंज भी आता है, लेमन भी आता है। अब ऑरेंज और लेमन में हैं दोनों ही सिट्रस फ्रूट्स, लेकिन क्या है, 19-20 का फर्क है। ऑरेंज आप ऐसे खाते हो, नींबू आप निचोड़ के उसको उसका मोहितो बनाते हो, उसको क्या सैलेड में डालते हो, उसको पाव भाजी में डाल देते हो। क्या संतरे का रस आप ऐसे बनाते हो? नहीं ना। मतलब क्या है, मतलब कुछ लोग बनाते होंगे, इस पे मतलब बहस वाली बात नहीं है। मतलब मैं बता रही हूँ कि जो संतरा और नींबू है ये किस कैटेगरी के फ्रूट्स हैं, ये आपके किस कैटेगरी के फ्रूट्स हैं, सिट्रस फ्रूट्स हैं। लेकिन इनमें क्या पूरे ही सेम है? नहीं, पूरे सेम नहीं है। 19-20 का अंतर है, इसलिए इनको क्या कहेंगे, होमोजीनियस प्रोडक्ट कहेंगे। लेकिन अगर हम बात करें संतरा और केला की, तो क्या दोनों होमोजीनियस है? नहीं, दोनों एकदम ही अलग फ्रूट है, एकदम ही अलग वैरायटी है। हो सकता है कुछ फीचर्स उसमें सेम हो, कुछ जो विटामिन आपको मिल रहे हैं कुछ हो सकता है सेम हो, लेकिन क्या है, दोनों ही फ्रूट एक अलग फैमिली को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट की। इसमें तो कौन सा प्रोडक्ट हो सकता है, हैमबर्गर, शर्ट, ऑटोमोबाइल, ऑल ऑफ द अबव आर एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। मतलब ये सारे ही एग्जांपल किसके हैं, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स के हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन? फिर से भाई पूछा आपसे क्या गया है, कैरेक्टरिस्टिक पूछे हैं, फीचर्स पूछे जाएंगे, उसकी क्या कहते हैं विशेषताएं पूछी जा सकती हैं आपसे, कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, कुछ अजम्पशंस दिए होंगे, घूम फिरा के आपके क्या है, आपको पूछा क्या जा रहा है, आपसे आपका मार्केट स्ट्रक्चर पूछा जा रहा है। आपको मार्केट स्ट्रक्चर मतलब की बात क्या है, मुद्दे की बात क्या है कि आपको मार्केट स्ट्रक्चर एकदम अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ताकि अगर क्वेश्चन ऐसे ना आके ऐसे आए, मतलब ए ना पूछे आपसे जेड पूछे तो भी आपको आंसर आना चाहिए उसका। क्यों? क्योंकि भाई पूछ आपसे वही चीज रहा है, घुमा फिरा के पूछ आपसे क्या रहा है, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ही पूछ रहा है। ठीक है, अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के ये क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसको पहले रब कर दें, इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्यू सेलर्स। क्या आंसर हो जाएगा इसका? फ्यू सेलर्स। ठीक है, 22 क्वेश्चन देखिए, द डिमांड कर्व फेस्ड बाय अ मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव फर्म। अब फिर से वही पूछा है, डिमांड कर्व क्या होगी इस फर्म की, इस फर्म की क्या होगी डिमांड कर्व? इलास्टिक होगी। अब देखिए, इलास्टिक और इनइलास्टिक का कंसेप्ट समझिए। इलास्टिक या इनइलास्टिक का कंसेप्ट आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर आपने एक कभी रबर बैंड देखा है, इलास्टिक जिसको कहते हैं ना, जिसको हिंदी में कई लोग गेटेस भी कहते हैं, इलास्टिक रबर बैंड घर में देखिएगा, उसमें होता क्या है, ये जो लोच है, ये जो इलास्टिसिटी की बात हो रही है, हम उसी की बात करें। मतलब इलास्टिक आपकी वो चीज होती है जिसको आप कितना भी पुश करें वो उतना ही पुश हो जाएगी, और इन इलास्टिक आपकी वो डिमांड होती है जिसको फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, लेकिन उसकी इलास्टिसिटी मतलब जो उसमें खिंचाव आता है वो आपका कहीं उतना नहीं आता, मतलब काफी कम आता है, वो होती है आपकी इलास्टिक। ठीक, यहाँ पे क्या है, the demand curve faced by a monopolistically competitive firm is elastic in nature.
चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्विच करते हैं। ये हो गया था आपका, इसका आंसर मैंने आपको बताया था बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23। ठीक, देखिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। यदि एक अपूर्ण रूप से प्रतिस्पर्धी फर्म उत्पादन का एक स्तर पैदा कर रही है जहां सीमांत लागत सीमांत राजस्व के बराबर है, सीमांत राजस्व औसत परिवर्तनीय लागत के नीचे है और कीमत औसत के बराबर है। यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे आपसे कॉस्ट के बारे में बात हो रही है। क्या हो रहा है, यहाँ पे आपसे कॉस्ट के बारे में बात हो रही है। देखिए पहले देखिए किसकी बात हो रही है, इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म की बात हो रही है। मैंने आपको क्या बताया, कीवर्ड हाईलाइट करिए। देखिए मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, यहाँ पे लिख लीजिए MC इज इक्वल टू MR। ठीक, फिर क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू इज बिलो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मतलब ये जो आपका MR है ये किसके नीचे है, बिलो, किसके बिलो है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बिलो है। ठीक है, ये जो कर्व हम बनाते थे, ये अगर आपको कर्व याद आ रहा होगा, एक कर्व आपका ऐसा बनता था, ये जो कर्व आपका बनता है इस कर्व की बात हो रही है। ठीक है, एंड प्राइस इज इक्वल टू एवरेज, ये जो आपका प्राइस है ये आपका एवरेज कॉस्ट के बराबर है। तब क्या होगा, तब क्या होगा, टोटल कॉस्ट इन द फर्म शुड शट डाउन, मतलब फर्म को क्या करना चाहिए। अगर ये सारी कंडीशंस हैं, मैंने आपको क्या बताया, आपको कंडीशंस बताई हैं, ये सारी कंडीशंस हैं, तब फर्म को क्या करना चाहिए, ए देन फर्म शुड शट डाउन, शुड डिक्रीज आउटपुट। ये जो टोटल कॉस्ट है ना बेटा, ये इसका पार्ट है। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है इसमें थोड़ी सी। बी शुड डिक्रीज आउटपुट बट शुड नॉट शट डाउन, शुड इंक्रीज आउटपुट, नन ऑफ द अबव। 23 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, मतलब फर्म को अभी कुछ नहीं करना चाहिए। ठीक है, फर्म को अभी कुछ नहीं करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। इसको हम इरेज कर दें। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कॉम्पिटिटिव बिहेवियर एंड कॉम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर आर रिलेटेड। मतलब ये क्या पूछ रहा है आपसे, ये जो कॉम्पिटिटिव बिहेवियर है और कॉम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर है, ये क्या, इनमें कौन सा रिलेशन होता है, इनमें क्या हुआ, कौन सा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है, प्रतिस्पर्धी व्यवहार और प्रतिस्पर्धी बाजार। क्योंकि देखिए इनवर्स रिलेशनशिप इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे आपका कंपटीशन बढ़ता जाता है उतना ही, मतलब जैसे जैसे आपकी ये मार्केट स्ट्रक्चर बढ़ते जाते हैं उतना ही आपका कंपटीशन कम होता जाता है। क्यों, क्योंकि भाई सबको पता है अगर मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, क्योंकि भाई सेम प्रोडक्ट्स हैं, उसमें आप कितना ही रॉकेट साइंस लगा के कितना ही इनोवेशन कर लोगे। भाई अगर मान लीजिए आप एक पेन बेच रहे हैं, मतलब मान लीजिए ये आप पेन बेच रहे हैं, सामने वाला भी पेन बेच रहा है, तीसरा पर्सन भी पेन बेच रहा है, आप उसमें कितना ही इनोवेशन कर लेंगे कि आप, मतलब कंपटीशन भाई आ रहा है आ रहा है आ रहा है, फ्री एंट्री फ्री एग्जिट है, सबको पता है। ठीक है, सब पेन ही बना रहे हैं, तो कितना ही इनोवेशन कर लेंगे इस लिखने की चीज में। भाई कोई मान लीजिए कह देगा कि हम कैप के साथ रबड़ दे रहे हैं, कोई कह देगा हम कैप के साथ एक वो टेडी लगा के दे रहे हैं, मतलब इनोवेशन की बात हो रही है ना यहाँ पे। अगर क्या कहते हैं, आपका ये कंपटीशन बढ़ता ही रहेगा तो भी आपका क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर इन्वर्सली रिलेटेड होगा, क्योंकि उसमें अब कंपटीशन की इतनी उम्मीद, इतनी गुंजाइश नहीं रह जाएगी, इतनी इनोवेशन की गुंजाइश नहीं रह जाएगी। तो एट लास्ट फर्म क्या करेंगे, सिर्फ अपने प्रोडक्शन, नॉर्मल प्रोडक्शन पे ही ध्यान देना शुरू कर देंगे कि अब उन्हें क्या करना है, सर्वाइव करना है। अब उन्हें ये नहीं है कि कट थ्रोट कंपटीशन नहीं देखना है उन्हें, कि नहीं अगर एक बंदा पेन बना रहा है, दूसरा बंदा पेंसिल बना रहा है, या फिर दूसरा बंदा कोई एक ऐसा पेन बना रहा है जो आपके ग्रेविटी को मतलब वो कह रहा है, मतलब ग्रेविटी के जो भी लॉ होते हैं वो उसको पिछाड़ रहा है, मतलब ऐसा कुछ अगर बना रहे हैं तो अलग की बात है, वरना क्या है, नॉर्मल प्रोडक्शन पे अब सारे फर्म्स ध्यान देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, इनवर्सली रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट फीचर ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली में इनमें कौन सी विशेषता नहीं है।
मोनोपोली की इसकी विशेषता क्या नहीं है, वन बायर एंड मेनी सेलर्स, नहीं गलत है। मोनोपोली की क्या विशेषता है, सिंगल सेलर होता है और मल्टीपल बायर्स होते हैं, ठीक है। कोई इसमें बड़ी बात नहीं थी समझाने वाली। 26 पे आते हैं, इसको यहां से रब कर दें। 26 क्वेश्चन है आपका, वन ऑफ द एसेंशियल कंडीशंस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। एसेंशियल कंडीशन किसकी, परफेक्ट कंपटीशन की। देखिए, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्राइसेस ऑफ identical products of at a point of time, many sellers and a few buyers, same price for same goods at a point of time। मतलब क्या है, ये जो पूर्ण प्रतियोगिता है, मतलब क्या है, परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन का क्या पूछा जा रहा है आपसे, एसेंशियल क्वालिफिकेशन पूछी जा रही है, क्वालिफिकेशन सॉरी, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक पूछा जा रहा है कि इसमें से क्या एक कैरेक्टरिस्टिक है, क्या एक कैरेक्टरिस्टिक है कि एक समय पर समान वस्तु के लिए समान कीमत, क्योंकि क्या है, सेम प्राइस सेम गुड सेम टाइम। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर एक ये पेन है एक ये पेन है, इसका प्राइस 10 रुपए है, इसका प्राइस 20 रुपए है, तो ये पूर्ण प्रतियोगिता मतलब परफेक्ट कंपटीशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि मैंने क्या बताया था, कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होते हैं, सेम गुड सेम प्राइस सेम पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, duopoly is the special case of which type of market structure? duopoly किसका एक स्पेशल केस है? duopoly मैं आपको बता दूं, duopoly एक फॉर्म ऑफ ओलिगोपोली होता है। ओलिगोपोली जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एक सब पार्ट होता है duopoly, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका आंसर हो जाएगा ओलिगोपोली सॉरी, जिसको ए हिंदी में कहेंगे अल्पाधिकार, ठीक है। 28 पे आइए, which of the following is most closest to the definition of oligopoly? मतलब अल्पाधिकार की सबसे ज्यादा कौन सी डेफिनेशन है जो उसको अच्छे से डिफाइन कर सकती है, यानी क्लोज डेफिनेशन है किसकी, ओलिगोपोली की। सिगरेट इंडस्ट्री, बार्बर शॉप, वेल्डिंग शॉप या फिर वीट ग्रोइंग फार्मर्स। अब ये समझने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि ओलिगोपोली आखिर होता क्या है। अगर आपको ये पता है तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि इसका आंसर हो जाएगा सिगरेट इंडस्ट्री या फिर सिगरेट उद्योग। क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था ओलिगोपोली में क्या होता है, ओलिगोपोली में ये होता है कि बहुत ही कम सेलर्स होते हैं। मतलब ये जो सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग वाली चीजें हैं, अब देखिए ये वेल्डिंग की दुकानें बहुत सारी होती हैं, ये नाई की दुकान भी बहुत सारी होती है, लेकिन क्या आपको लगता है ये सिगरेट की जो इंडस्ट्रीज हैं ये बहुत सारी है? नहीं, सिगरेट की इंडस्ट्रीज बहुत ही कम होती हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओलिगोपोली। मैं फिर कह रही हूँ, अगर आपको इसके डेफिनेशन पता है, मतलब इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पता है, तो आपका एग्जाम्पल भी आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन 29 देखिए, एक बाजार संरचना पर विचार करें। मतलब क्या है, आपको एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन दिया जा रहा है यहाँ पे, जहां फर्मों की संख्या बड़ी है, ठीक है, फर्मों का प्रवेश और निकास निःशुल्क है, मतलब फ्री एंट्री फ्री एग्जिट, लेकिन उनके द्वारा उत्पादित सामान सजातीय नहीं है, मतलब होमोजीनियस प्रोडक्ट्स नहीं है। सजातीय मतलब समांतर, सजातीय नहीं है। ऐसी बाजार संरचना कौन सी होती है? फिर वही बात है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स दे दिए हैं, अब आपसे पूछा जा रहा है कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर है जिसकी ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हो सकते हैं? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के। किसके फीचर्स हो सकते हैं? ये एक एकाधिकार प्रतियोगिता या फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के ये फीचर्स हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये आपके आज के क्वेश्चंस थे। कुल हमने अच्छे खासे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, 29 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं। इसमें हमने ये देखा, हमने ये समझा कि मार्केट स्ट्रक्चर कितने तरीके के होते हैं और उनमें किस तरीके के कर्व्स बनने चाहिए या फिर बनने होते हैं, कि कितनी तरीके की कॉस्ट होती है जिससे हम अपना मार्केट स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं। और हमने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। मुझे आशा है कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, क्योंकि देखिए आपको मेहनत करनी है, हम आपको MCQ सॉल्व करवा सकते हैं, लेकिन पढ़ना आपको खुद से पड़ेगा, नोट्स आपको खुद से बनाने पड़ेंगे। मैं फिर कह रही हूँ, ये जो मार्केट स्ट्रक्चर है
4 से 5 तरीके के ही होते हैं, लेकिन क्वेश्चन इन्हीं में से घुमा घुमा के ही पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है, अपने वो जो थ्योरी सेक्शन है उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि आपको क्वेश्चन में इस तरीके के क्वेश्चंस आपको घुमा ना पाए। वर्ड जरूर घूमे हुए मिलेंगे, लेकिन आंसर आपका सिर्फ एक ही होता है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, और बाकी बाद में मिलते हैं, ठीक है? चलिए, थैंक यू।